गुलाब दे दीजिए, दे दिए। कमेंट गायब हो गया। आधा में इसको ला दीजिए, ज़्यादा अंदर चला। ठीक, थोड़ा ऊपर कीजिए। ये है, एक के साथ है। पिछले दिन हम लोग सेक्शन डी सीख रहे थे और यह ख़त्म हो गया था। आज हम लोग आएंगे सेक्शन ई पर, जो आसान है। ये है आपका सेक्शन ई। देखिए, करा एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। मतलब समझिए, ये विवाह समारोह है जिसमें ढेर सारे लोग शामिल होंगे। तो ये जितने भी लोग, ये सारा का सारा लोग शामिल हो जाएंगे, ये टोटल 100% होगा। अब इसमें कुछ पुरुष हैं, कुछ महिला हैं, कुछ बच्चे हैं। तो पुरुष को, महिला को, बच्चे को, सबको जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा 100% होना चाहिए। तो वह अब उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ एक से अधिक प्रतिशत साइन आ गया है यहाँ, तो इससे डरना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो प्यारे, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा स्पीड में बना सकते हैं, जो कि देखिए ये सारा का सारा एग्ज़ाम का पूछा हुआ ही रहता है और सभी तरह के एग्ज़ाम में ये सब रहता है। तो बहुत ज़्यादा आसान है और इसको बहुत स्पीड में बनाया जा सकता है। तो आपको इससे डरना नहीं है। अब सीधा देखिए, कराना एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, यानी वो जो समारोह है उसमें 32% महिला है। करा 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं। तो ये जो बच्चा की संख्या दिया हुआ है ये तो निश्चित है। अब आप ये बताइए कि समारोह में 3 ही तरह के लोग हैं, पुरुष हैं, महिला हैं और बच्चे हैं। इसका मतलब पुरुष और महिला बच्चा मिलाकर ये समारोह में टोटल 100% हो जाएंगे। तो आप बोलिए 32% महिला है और 54% पुरुष है। तो आप बोलिए टोटल समारोह में 100% होंगे, जिसमें महिला और पुरुष मिलाकर 100 में से घटा देंगे तो बच्चा कितना प्रतिशत होंगे ये आपको पता चल जाएगा। तब बोलिए 50 और प्लस 30, 80 और 4 2 6 यानी 86। तो 86% पुरुष और महिला और टोटल 100% यानी बच्चा का है परसेंट। तो 100% में से पुरुष महिला घटा देंगे तो बच्चे का प्रतिशत निकल जाएगा। तो बोलिएगा यहाँ पर 50 30 80 और 4 2 6 86, तो शेष बच गया 14, यानी 14% बच्चे हैं। किसका 14% बच्चे हैं इस समारोह में आए हुए टोटल सदस्य का? तो बोलिएगा यहाँ पर कह रहा है कि बच्चा है 14, बच्चा ये 196, तो बच्चा का तुलना बच्चा से निकालना, उसको गुना। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो पुरुष का प्रतिशत 54 है, तो डायरेक्ट 54 से गुना कर देंगे। अब इससे ही कट जाएगा, ये तो 14 का स्क्वायर है 196। तो अब बोलिएगा 14 चौ 56 के 6 हासिल 5, 14 पचे 70 और 5 75। इस तरह से आप बोल दीजिएगा कि 756 है। इस तरह से फटाफट आप आंसर दे सकते हैं, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका, जल्दी से इसका आंसर आप दीजिए, 1 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए।
बस कुछ नहीं, तुरंत सेकंडों में दे सकते हैं। करा एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों के 30% जीते यदि टीम ने 55% हारे और 3 मैच बराबर रहे। ये जो 3 मैच बराबर रहे ये तो निश्चित राशि है ना। तो पूरा सेंटेंस पढ़ने से ये पता चला कि कुछ में जीता, कुछ में हारा और कुछ बराबर रहा। तो कह रहा है कि 30% जीता, 55% हारा, तो 55 और 30 तो 50, 30, 80, 5, 85, शेष बच गया 15% जो बराबर रहा है। तो बोलिए इधर का रहा 3 मैच बराबर रहा, उधर प्रतिशत में 15 बराबर रहा। तो बराबर का तुलना बराबर से निकालना है, उसको गुना। टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले, कुल खेले गए मैचों की संख्या, कुल खेले गए मैचों की संख्या तो जल्दी से 100 से गुना कर दीजिए। 3 से 5 बार और 5 से काटिएगा 20 बार। इस तरह से आपका आंसर हो गया 20। नेक्स्ट, अब प्यारे ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, एक एक करके हम क्या बनाते रहें तो आपको करना है। इसमें निश्चित राशि है ही नहीं, तो जब निश्चित राशि ही आपका नहीं दिया हुआ है तो तुलना करने के लिए रेशियो तो है, तुलना तो हो ही जाता। ज्ञात करने के लिए, गुना करने के लिए रेशियो है तो ये भी हो जाता, लेकिन ये है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। शॉर्ट में लिखे ना, डाटा इंडिकेटर, DI, डाटा इंडिकेटर, आंकड़े अधूरे हैं या निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात एक ही है। चलिए ये ठीक है, ये सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। चलिए यहाँ 5 प्रश्न आ गया तो उससे भी आपको नहीं डरना है, बन जाएगा। चलिए इस प्रश्न को जल्दी से आप बनाइए, जल्दी से प्यारे इस प्रश्न को आप बनाइए, अभी अभी तुरंत एकदम स्पीड में, 2 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। जल्दी से फटाफट। चलिए अब छोड़ दीजिए, इधर ध्यान दे दीजिए, उधर छोड़ दीजिए। पहले इसको आराम से लिख करके बनाते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ समझाना है इसलिए पूरा डिटेल से लिखते हैं। एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाना पर, तो आदमी का आमदनी करा, एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाना पर, तो उस व्यक्ति का आमदनी है 100, तो खाना पर खर्च करा है 25%, यानी 100 का 25% 25। आप कहेंगे कि क्या 25% को 1/4 नहीं पढ़ेंगे, 20% को 1/5 नहीं पढ़ेंगे, 10% को 1/10 नहीं पढ़ेंगे। पढ़ सकते हैं लेकिन आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाएंगे मामला बिगड़ जाएगा। करा एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाना पर, 20% किराया पर, करा 20% किराया पर, तो 100 का 20% 20 ही होगा। आगे करा 10% पढ़ाई पर, लिखा हुआ 10% पढ़ाई पर, तो 100 का 10% 10 ही होगा। यदि 75 रुपया आयकर देने के बाद, करा 75 रुपया आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपया बचा रहता है, 465 रुपया बचा रहता है। लाइन इधर लिख देते हैं, 465 रुपया बचा रहता है। तो ये शेष का तुलना शेष से निकालिएगा, उसको गुना करिएगा। एक बार और सेंटेंस पढ़िए,
कह रहा है एक आदमी अपनी आमदनी को 25% खाना पर, 20% किराया पर, 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपया आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपया बचा तो उसकी आय कितना है? अब बोलिए ये जो शेष राशि आपका बचा हुआ है किस किस चीज पर खर्च करने के बाद? तो टोटल ये आमदनी है, इसमें से कुछ खाना पर खर्च किया, कुछ किराया पर खर्च किया, कुछ को पढ़ाई पर खर्च किया और कुछ को आयकर टैक्स देने में खर्च किया। उसके बाद इसका शेष राशि इतना बचा हुआ है। किस किस चीज के बाद? तो खाना, किराया, पढ़ाई और आयकर के बाद। लेकिन अफसोस कि ये जो आपका दिया हुआ है आयकर, ये निश्चित राशि है। काश अगर ये रेशियो रहा होता, काश अगर ये रेशियो रहा होता तो जल्दी से हम लोग क्या करते कि इन सबको जोड़ देते और इसमें से घटा देते तो वो शेष बच जाता, और इस शेष का तुलना शेष से और उसकी आय कितनी है यानी आमदनी तो 100 से गुना कर देते। लेकिन अफसोस कि ये निश्चित राशि दिया हुआ है, ये आपका निश्चित राशि दिया हुआ रेशियो नहीं है, इसलिए प्यारे यहाँ पर मामला बिगड़ गया। अब आप इसको बनाइएगा कैसे? तो ध्यान देंगे, टोटल जो भी आमदनी है उसमें खाना पर, किराया पर, पढ़ाई पर, आयकर देने के बाद शेष बचा। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? पूछिए कैसा? तो देखिए ऐसा, हम बोले टोटल आमदनी में से कुछ खाना पर खर्च किए, कुछ किराया पर खर्च किए, कुछ पढ़ाई पर खर्च किए और कुछ आयकर दिए, तो आयकर वाला निश्चित राशि है। अब आयकर मत दीजिए, जो पैसा आयकर में दिए हैं उस पैसा को लौटा लीजिए। तो बोलिए आयकर में दिए हैं वो 75 रुपया लौटा लेंगे तो आपके पास आप बोल सकते हैं कि इतना पैसा बचा। जो किस किस चीज पर खर्च करने के बाद इतना बचा? तो बोलेंगे खाना पर, किराया पर, पढ़ाई पर। यही 3 चीज पर खर्च करने के बाद कहलाएगा यह शेष राशि, क्योंकि 75 रुपया निश्चित राशि था जिसको हम लौटा लिए। तो खाना, किराया, पढ़ाई के बाद अब यह शेष राशि कहलाएगा। तो टोटल आमदनी है 100, तो खाना पर 25, किराया पर 20, पढ़ाई पर 10। इस तरह से इन तीनों पर खर्च के बाद शेष दिया हुआ। यहां पर देखिए 20, 10, 23, 20, 50, 5, 55, तो 55 खर्च के बाद बचा कितना? 45। अब इसका तुलना 45 से निकालना है टोटल कितनी आय है यानी आमदनी, तो जल्दी से 100 से गुना कर देंगे। अब ये बात आपको समझ में आया। अब जब ये बात आपको समझ में आया तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि क्या फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते? बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा, करेंगे तो हो जाएगा। 25% मतलब 1/4, 20% 1/5 और 10% 1/10, तो कुल आमदनी तो 4, 5, 20 का 4, 5, 10 का एलसीएम लेंगे 20, तो ये आपका हो जाएगा टोटल आमदनी। ये टोटल आमदनी हो जाएगा। हेलो, हराम खोर कहीं का, चंडाल, इतना जूता मारेंगे कमीना चोटा कहीं का। ऐप में नंबर नहीं दिया हुआ है आपका, हरामी कहीं का। फोन नहीं लगता? लगाइए कि नहीं लगता? चोटा कहीं का। करा एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाना पर, 20% किराया पर, 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। तो इस तरह से हम करेंगे तो टोटल एलसीएम लेके करेंगे तो आमदनी हो गया, जिसमें करा 25% खाना पर, तो हम बोले 20 का 25% मतलब 1/4, तो 20 का 1/4 निकालेंगे तो होगा 5। आगे कह रहा है 20% किराया पर, तो 20% का मतलब 1/5, तो इसका 1/5 निकालेंगे तो ये आएगा 4। अब आगे कह रहा है 10% पढ़ाई पर, लिखा हुआ है 10%। मोबाइल ऑन नहीं है? मोबाइल ऑन है ना? तो बोलिए 10% पढ़ाई पर, तो आप बोलिएगा 1/10 का मतलब हो गया 2। अब कह रहा है 75 रुपया आयकर देने के बाद, अब ये हो गया 75 रुपया आयकर दिया,
उसके बाद कह रहा उसके पास 465 रुपया बचा है। तो ये हम बोले टोटल आमदनी में से खाना पर, किराया पर, पढ़ाई पर ये निश्चित राशि है, तो आयकर अभी मत दीजिए, इसको लौटा लीजिए, तो ये हो गया 75। अब हम बोलेंगे ये जो शेष राशि है खाना, किराया, पढ़ाई के बाद, तो आप बोलिए इधर आपका खाना, किराया, पढ़ाई के बाद अब शेष राशि कितना बचा। तो अब रेशियो है तो लिखना पड़ेगा, परसेंट में रहता तो 100 डायरेक्ट आ जाता। 5 4 9 2 11, तो 20 में से 11 को घटा देंगे 9। अब इसका तुलना जल्दी से करेंगे, 9 से निकालना टोटल आमदनी, तो जल्दी से 20 से गुना कर देंगे। इस तरह से जल्दी अभी इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में बनाना है, इसलिए जब रेशियो लिखिएगा तो रेशियो लिखने के लिए सबसे पहले तो भिन्न, अगर भिन्न आपको तीसरा नेत्र से दिख भी रहा है तो ये रेशियो जब लिखिएगा तो रेशियो लिखने में काफ़ी परेशानी होगा, इसलिए यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में नहीं बदलेंगे, प्रतिशत के नज़रिए से देखेंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। लेकिन जब उसको आप रेशियो में बदलना चाहेंगे तो रेशियो लिखना ठीक है कि रेशियो का काम है छोटा करना, लेकिन परसेंटेज का काम है डायरेक्ट करना। तो जब डायरेक्ट हो रहा है तो फिर छोटा करेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए यहां जब परसेंट रहे तो डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम में रहेगा तो पढ़ के डायरेक्ट समझना है और डायरेक्ट कर देना है। अब कैसे करना है, तो कह रहा है एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाना पर, 20% किराया पर, 10% पढ़ाई पर, 3 चीज पर खर्च किया। उसके बाद कह रहा 75 रुपया आयकर देने के बाद उसके पास इतना बचा। तो अब ध्यान में आपको आएगा कि अच्छा आयकर देने के बाद बचा, तो ये तो परसेंट में है नहीं, तो इसको हम तुलना कर नहीं सकते क्योंकि आयकर वाला तो निश्चित राशि था। तो तुरंत सोचिएगा कि आयकर वाला पैसा लौटा लेते हैं, तो टोटल इतना हो गया। अब इसको जल्दी से जोड़ लेंगे तो निश्चित राशि हो गया 5 5 10 के 0 बाकी 1, 7 6 13, 14 का 4 हासिल 1, और बोलिए 4 और हासिल 1 5। अब ये निश्चित राशि आपका आ गया। कब का आया, तो आयकर देने से पहले। तब बोलिए खाना, किराया, पढ़ाई के बाद, तब बोलिएगा 20 10 30, 30 और 25 55। अब शेष बचा कितना, तो 55 के बाद शेष 45, शेष का तुलना शेष से, टोटल आमदनी तो 100 से। अब ये डायरेक्ट आपको होना चाहिए, तो ये भी लिख के नहीं जोड़ेंगे क्योंकि स्क्रीन पर तो लिखा हुआ है ही, वहीं पे डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा, समझने के लिए किए थे। 9 5 45, 9 6 54, 5 से काटिएगा 12 बार, तो हो गया 12 पर 2 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1200। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेचर 2, इसको देख के डरना नहीं है, दोनों में अंतर क्या है सबसे पहले इस बात को समझिए। नेचर 1 और नेचर 2 में अंतर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। हम बोले इस समारोह में टोटल लोग गए, तो ये समारोह में टोटल पहुँचे, तब बोलिए महिला, पुरुष और बच्चे। तो हम बोले कि टोटल जब पुरुष, महिला, बच्चे इस समारोह में पहुंच गए तो ये टोटल हम जोड़ेंगे तो 100% होगा। तो हम बोले कुछ महिला हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ महिला हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ बच्चे हैं, इन सभी परसेंट को जोड़ेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो हम बोले कि अगर 2 को पता है, तीसरा पता भी करना रहेगा, तो 100 में से 2 को घटाएंगे, तीसरा निकल जाएगा। लेकिन ये तो आपका नेचर 1, नेचर 2 में जब जाएंगे तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। परंतु क्यों नहीं होगा जो समझिए। अब ये आपका क्वेश्चन है, लिखा है मनोज अपने आय का 14.2/7% भोजन पर खर्च करता है, शेष का, तो हम बोले टोटल जितना है उसमें से 14.2/7 भोजन पर, मान लीजिए इतना खर्च हो गया। अब ये जो आपका शेष बचा है उसका 16.2/3। फिर आगे कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का इतना परसेंट यातायात पर खर्च करता है, शेष का 20% अन्य मद पर। तो हम बोले टोटल का 14.2/7%, टोटल का 16.2/3%, टोटल का 3.1/3% और टोटल का ये 20% कहा होता। तो इन सब को जोड़कर हमको 100 पूरा करना है। लेकिन जब शेष का लिखा हुआ रहेगा तो आपको वहां 100 पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि शेष बचा उसका उतना परसेंट निकाला, फिर जो शेष बचा उसका उतना परसेंट, तो ये 100% से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकता है, जब भी शेष का लिखा हुआ रहे
तो अब यहां पर दो बात आता है, जब भी शेष का कहेगा तो अब दो रास्ता हम बतलाते हैं, तीन रास्ता बतलाते हैं, लेकिन अच्छे से पहले आप समझिएगा, केवल हड़बड़ाइएगा नहीं। ये आपका क्वेश्चन है, ये रहा, ये आपका क्वेश्चन है। अब प्यारे जब भी शेष का लिखा रहेगा तो आप सोचिएगा कि चलो इसको हम चेंज करते हैं। तो 14.2/7 का मतलब 1/7, 16.2/3 का मतलब आप पढ़ेंगे 1/6, 33.1/3 का मतलब आप पढ़ेंगे 1/3, 20% का मतलब आप इसको पढ़ेंगे 1/5। अब आप सोचिएगा कि मनोज अपने आय का, तब मनोज का अगर आय लिखना चाहिएगा तो सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7, 6, 3, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 6, 3 का एलसीएम तो 6 ही होगा, और 6, 5 का एलसीएम 30 होगा, और 30 में 7 कॉमन नहीं है तो 30 गुने 7, तो बोलिए 7 तिया 21, 210। अब प्यारे ये आपका हो गया टोटल आय। मनोज अपनी आय का 1/7 भोजन पर खर्च करता है, 1/7 कह रहा है भोजन पर खर्च करता है, तो इसका 1/7 निकालिएगा। अब लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। 1/7, 7 से काटेंगे 30 बार, तो ये हो गया भोजन पर। अब दिक्कत क्या है, कह रहा है कि भोजन पर खर्च करता है शेष का 16.2/3% यानी 1/6 भोजन के शिक्षा से बच्चों की शिक्षा पर। तो अब 210 में से 30 घटाइएगा, तो अगर 10 घटाते तो यहाँ 20 बचता, ये 200 बचता, लेकिन 20 और घटाएंगे तो 180 बचेगा। अब 180 का 1/6 अब यहाँ कट रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपको कटेगा ही, क्योंकि शेष का लिखा है, एलसीएम लिए है उसमें, ये तो नीचे वाला टर्म है जो सभी आपका गुना हो गया है इसमें, लेकिन शेष का लिख दिया है तो शेष जो डिजिट आया इससे कट ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। इससे तो एलसीएम कटेगा, लेकिन शेष वाला हर बार कैंसिल हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं करिएगा। फिलहाल हम बना रहे हैं, 6 से काटिएगा, 6 तिया 18, 30, तब बोलिएगा इतना % शिक्षा पर। तो अब बोलिएगा शिक्षा पर हो गया प्यारे 30। अब आगे कह रहा है शेष का 1/3 यातायात पर, तब बोलिएगा यातायात पर हो गया 1/3। तो अब जल्दी से बोलेंगे शेष का, यानी 30, 30, 60, तब 200 में 60 अगर घटाना रहता ना तब बोलते 140, यानी 210 में से 60 घटाएंगे तो हम बोलेंगे 150। हम बोले 200 में से अगर 60 घटाना रहता तो 140, लेकिन 210 में से 60 घटा रहे हैं इसलिए 150। अब बोलिएगा शेष का 1/3, तो अब 1/3 संजोग है कि यहाँ भी कट रहा है, तो 3 पंचे 15 यानी यातायात पर हो गया 50। अब आगे कह रहा है कि शेष का 1/5 अन्य मदों पर खर्च करता है, तब बोलिएगा अन्य मदों पर, तो शेष का 1/5। तो अब बोलिएगा 30, 30, 60 प्लस 50 यानी 110, तब 210 में से 110 को घटा दीजिएगा तो 100 बचेगा। तो अब बोलिएगा 100 का 1/5, 5 से काटिएगा तो बोलिएगा 20, तो ये हो गया आपका 20। अब आपका शेष बचा कितना, तो हम बोले कि यहाँ तक तो 110, 110 अब प्लस 20 यानी 130, तो हम बोले कि 210 में से 110 घटाएंगे फिर 20 घटाएंगे, यानी 100 में से 20 घटाइए, शेष है 80। अब आप बोलेंगे कि अन्य मादों पर खर्च करता है, यदि उसकी मासिक बचत 3600 है, तो अब इधर करा मासिक बचत 3600 है और उधर करा कि अन्य मद के बाद शेष बचत आपका है 80, इसका तुलना 80 से अब निकालेंगे उसको गुना, उसकी मासिक आय ज्ञात करें तो मासिक आय तो 210 से गुना। अब इसको काटेंगे 0 से 0 और 8 से काटिएगा तो बोलेंगे 8 चौ 32, 4 बचा, 8 पंचे 40, 1 0 बचा। अब जल्दी से आप गुना करिएगा तो 0
21 पंचे 75 से 105 हासिल 10, 21 चौ 84 और 10 94। तो आप बोलिएगा कि इस तरह से 9450 आंसर आया। तो प्यारे जब ऐसे करिएगा तो सबसे पहले तो कि फ्रैक्शन में लिखेंगे, वो लिखेंगे वो तो ठीक है कि लिख दिए। अब लिखने के बाद जब आप रेशियो लिखने लगते हैं और वो भी हर बार ये कैंसिल हो ही जाइए, कोई जरूरी नहीं, फ्रैक्शन में फिर आ जाएगा तो आगे कैलकुलेट करिएगा तो लाख नाक रगड़ते रहिए, एग्जाम में ऐसे करेंगे तो किसी हालात में संभव नहीं होगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ये तो ठीक है घर बैठे हुए हैं, आपके पास समय है तो ऐसे करके देख लीजिएगा, ये तो अलग बात हुआ। लेकिन प्यारे आपको एग्जामिनेशन हॉल में रहने पर बनाना है और दिमाग पर प्रेशर रहता है, इसलिए ऐसा कुछ सीखना है कि ज़्यादा दिमाग पर बल नहीं पड़े, बहुत आसानी से बने और बहुत जल्दीबाजी में भी बने। यानी आसान भी होना चाहिए, शॉर्ट भी होना चाहिए। तो शॉर्ट इजी तो जाहिर सी बात है फास्ट हो जाएगा, यानी समय से पहले बना सकेंगे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे जब भी शेष का शेष का शेष का शेष का शेष का ऐसा लिखा हुआ रहता है तो निश्चित राशि जो आपको दिया हुआ रहेगा ना, वो सबसे प्रारंभ वाला दिया रहेगा या तो सबसे अंतिम वाला दिया हुआ रहेगा। ये एकदम फिक्स रहता है, सबसे प्रारंभ वाला निश्चित राशि दिया रहेगा या तो फिर सबसे लास्ट वाला निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा। यही दोनों में से कोई एक निश्चित राशि के रूप में रहता है। फर्स्ट रहे या लास्ट रहे उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला निश्चित राशि दिया हुआ है कि लास्ट वाला दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मनोज अपनी मासिक आय का 14.2/7% भोजन पर खर्च करता है। अब आगे कह रहा है शेष का 16.3% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष का 33.1% यातायात पर खर्च करता है। शेष का 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3600 रुपया हो, करा यदि उसकी मासिक बचत 3600 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है। तब बोलिए लास्ट में करा मासिक बचत, यानी सबसे नीचे वाला सबसे लास्ट वाला सब खर्च कर लिया है टोटल आय में से, तो अंतिम वाला बचा हुआ है। तो हम बोले फर्स्ट वाला या तो लास्ट वाला दिया हुआ रहता है, यहां लास्ट वाला दिया हुआ है, फर्स्ट वाला नहीं दिया हुआ है, यानी अंतिम में जो बचा खुचा हुआ है वही शेष बचा हुआ है। तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय क्या, यानी सबसे शुरू वाला पूछ रहा है। तो देखिए सबसे शुरू वाला हमें अज्ञात है तो कुछ भी XYZ मान लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि मानना ही है। ईंटा गिट्टी वालों कुछ भी, या तो खाली स्थान ही ऐसे छोड़ दीजिए, ये खाली है, अपने आप पता चल जाएगा। ये आपका टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। अब यहां से डायरेक्ट बढ़ते जाएंगे, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे, आप खाली स्थान छोड़ दीजिए या XYZ PQRABC कुछ भी अपने मन से मान लीजिए, आपकी मर्जी। हम फिलहाल यहाँ पर खाली छोड़ दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इसका आय कुछ रुपया है, कितना हमें मालूम नहीं है, जितना है वो अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ X लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी, लिखे तैयो ठीक और ना लिखे तैयो ठीक। ये आपका पूछ रहा है तो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। चलिए हो गया। कह रहा मनोज अपनी मासिक आय का, अब इसको तीसरा नेत्र से देखिएगा तो अपने आप डायरेक्ट तो 1/7 दिखाई दे ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कह रहा मनोज अपने आय का इतना % भोजन पर खर्च करता है, खर्च करता है। अब देखिए आगे वाला लाइन में क्या कहा, अभी रुकिएगा। कह रहा मनोज अपने आय का 14.2/7% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 16.2/3% बच्चों की शिक्षा पर। यानी भोजन पर खर्च करने के बाद उसके पास जो पैसा बचा है उसमें से ना फिर शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो यहां शेष जो बच जाता है उससे मतलब रखना है, ना कि खर्च हो गया उससे मतलब रखना है। तो हम बोले प्यारे कि टोटल आय का 1/7 भोजन पर खर्च कर दिया। समझिएगा, समझने के लिए लिख रहे हैं। टोटल आय का 1/7 भाग खर्च कर दिया तो बचेगा कितना। तो भिन्न में टोटल 1 होता है, तो 1 में से 1/7 खर्च कर दिया। तो अब इसका 1/7 नहीं लिखिएगा,
टोटल जो भी आय है उसका खर्च कितना कर दिया कहता तो 1/7, लेकिन खर्च कितना किया उसको हमें नहीं पता करना है, हमें जो शेष बचा हुआ उसको पता करना है कि कितना है। तो बोलिए भिन्न में टोटल होता है आपका 1 और 1/7 खर्च कर दिया, तो आप बच्चे की तरह लिख के नहीं घटाइएगा, टोटल है 1 और 1/7 खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो 1 में से खर्च वाला घटा देंगे तो बचत। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश को घटा देंगे, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो बोलेंगे 6/7 बच गया। अब बच्चे की तरह ऐसे नहीं लिखिएगा, अब डायरेक्ट बोलेंगे। बोलिए अपने आय का 1/7 भोजन पर खर्च किया तो फिर बचा कितना, तो 1 में से 1/7 घटाएंगे तो 7 में से 1 घटाइए 6/7। तो आप बोलिए जितना भी इसका आय है उसका 6/7 अभी भी बचा हुआ है। अब ये जो बचा हुआ फिर इसमें से करा कि शेष का 16.2/3% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो 16.2/3 का मतलब 1/6 बच्चों के शिक्षा पर खर्च कर दिया, 1/6 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो अब शेष कितना बचा, तो 1 में से 1/6 को घटाइएगा तो बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहेंगे कि 6 में से 1 घटाए 5/6। अब डायरेक्ट बोलिएगा, तो बोलिए 1 में से 1/6 घटाएंगे तो सीधा 6 में से 1 घटाइए 5/6। अब बोलिए इतना बचा। अब ये जो आपका बचा हुआ है, जो शेष बचा हुआ है, कह रहा है कि शेष का 33.1/3 यातायात पर खर्च करता है। तब बोलिए खर्च करता है तो 33.1/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 खर्च, तो बचेगा कितना, तो सीधा बोलिएगा 2/3। तो अब इसका 2/3 बचा। अब ये जो 2/3 बचा वो यातायात के बाद, अब कह रहा है कि शेष का यानी यातायात पर खर्च करने के बाद भी अब जो बचा हुआ है उसका 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो 20% का मतलब 1/5। अब कितना बचा, तो बोलेंगे 4/5। अब ये जो टोटल आपका बचा है वो अन्य मदों पर खर्च करने के बाद बचा है। अब कह रहा है कि यदि उसकी मासिक बचत 3600 है, इधर बोलिए इसका टोटल बचत इतना है और प्रश्न में कह रहा है बचत 3600 है, तो हम लोग के अनुसार इतना और प्रश्न के अनुसार इतना, दोनों तो उसी का है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बस जल्दी से अब यही करिएगा, इससे ये रफा दफा, इससे ये रफा दफा। अब जल्दी से काटिएगा तो बोलेंगे 4 से कटेगा 9 और 5 से काटिएगा तो इधर हो गया 20। अब इसको जल्दी से गुना करिए, 7 तिया 21 नमा 89 से 189 गुना 2, तो अब 189 गुना 20 बोल लेते हैं। तो बोलिए 0 2 नमा 18 के 8 हासिल 1 2 8 16 17 7 हासिल 1 और बोलेंगे 2 इकाएँ 2 7, कहीं मिस हो गया क्या, कहीं मिस्टेक हुआ है, रुकिए। 6 6 5 5 और 4 नमा, अच्छा ये वाला है, रुकिए 2 से गड़बड़ काट दिए थे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हम बोलेंगे टोटल कितना है ये हमें मालूम नहीं है, तब बोलिए 14.2/7% भोजन पर यानी 1/7, तो बचा 6/7। बोले 16.2/3 बच्चों की शिक्षा पर यानी 1/6 शिक्षा पर, तो बच गया आपका 5/6। अब आगे कह रहा है कि 1/3 यातायात पर, तो शेष बच जाएगा 2/3। 20% यानी 1/5 अन्य मदों पर, तो बोलिए बच गया आपका 4/5 और इधर आपका बच गया है 3600। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 ऐसे कट गया, 6 से 6 ऐसे कट गया और बोलिएगा इसको हम पढ़ेंगे 8, तो 8 से काटिएगा तो जल्दी से बोलेंगे 8 चौ 32 के बाद बचा कितना 4, तो 4 का मतलब 40 पढ़ेंगे, तो 8 पंचे 40 और बोलिएगा अब 1 0। अब बोलिए 7 तिया 21 इधर जाके गुना ना हो जाएगा, तो इधर वाट बराबर 450 और 7 तिया 21 इधर गुना हो गया, तो अब बोलेंगे 0 21 पंचे 75 से हासिल बच गया आपका 10 21 चौ 84 और 10 94। तो इस तरह से जल्दी से आप फटाफट बना दीजिएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आप बहुत जल्दी से इस तरह से आप फ्रैक्शन के रूप में चेंज करके बना सकते हैं, तो बहुत जल्दी से बन जाएगा। चलिए एक प्रश्न और बनाते हैं, बस एकदम स्पीड में बनाइए, आप सीख गए तो। आ जाए अपने आय का, आय इसको मालूम नहीं है,
करा जाए अपने आय का 22.2/9% यातायात पर। तो बट्टा 9 का मतलब तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा 11.1/9%, इसका वैल्यू 1/9। अब बोलेंगे इसका ये दुगना है, 11 का दुगना 22 है, 1/9 का दुगना 2/9। तो बोलिए तो इधर दुगना है तो इधर भी दुगना यानी 2/9। तो करा जाए अपने आय का 2/9 यातायात पर खर्च करता है, तो बचा कितना 2/9 यानी बच जाएगा कितना, तो बोलिएगा जल्दी से। 9 में से 2 घटा देंगे 7/9। एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश को घटा देंगे। 2/9 का मतलब 9 में से 2 घटा दिए तो सीधा बोलेंगे 7/9। करा शेष का 28.4/7 बच्चों की शिक्षा पर। बट्टा में 7 आने का मतलब तुरंत माइंड में आएगा कि अच्छा 14.2/7% का फ्रैक्शन में 1/7। बोले 14 का दुगना 28 और 2 का दुगना 4 यानी दुगना है, तो इधर भी दुगना यानी 2/7। तब बोलिए 2/7 खर्च, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5/7। बोलिए शेष का 40% खाद्य सामग्री पर, खेल सामग्री पर। 40% मतलब 2/5, तो 5 में से 2 घटाइए तो शेष बच गया 3/5। करा शेष का 66.2/3% अन्य मदों पर। तो 66.2/3 का मतलब हो गया आपका 2/3 ही। क्यों? क्योंकि 1/3 का मतलब 33.1/3%। दुगना करेंगे 66, इधर दुगना करेंगे तो इधर भी वैल्यू दुगना करेंगे यानी 2/3। तो इसको पढ़ेंगे 2/3 खर्च, तो बचा कितना 1/3। तो ये हो गया आपका टोटल बचत। और इधर कह रहा है यदि उसकी मासिक बचत 2400 रुपया है, तो मासिक बचत का तुलना मासिक बचत से। अब जल्दी से 3 से 3 और 7 से 7 और 5 से 5, 9 उधर जाके गुना हो जाएगा। तब बोलिए 0 0 9 4 36 हासिल 3 9 दूनी 18 3 21, तो सीधा बोल देंगे 21,600। देख लीजिए भैया 21,600। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। तो ये भी अब आपसे हो जाएगा। शेष से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे प्रश्न आपको बना देना है, ये सब आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल डरना नहीं है। जो आप बनाएंगे नहीं बनेगा, आंसर दिया हुआ है तो आप पूछिएगा। हो सकता है कि इसमें अटक जाए, कुछ लोग बना भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं। करा दे 5 माह के उपरांत तो उसने बैंक के खाते में इतना रुपया बचत की, तो ये 5 महीना 5 से भाग दे देंगे तो 1 महीना का। अब ये भी आपका मासिक है, ये भी मासिक हो गया। तो ये लास्ट वाला 5 महीना का दिया हुआ है चकराने के लिए, केवल 5 से भाग दे देंगे तो 1 महीना का निकल गया। बाकी जैसे कर रहे थे वही करिएगा। तो उस तरह से प्यारे ये सब आप बनाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर आप पूछेंगे। बिल्कुल एक प्रश्न और बना रहे हैं, ये देखिए, यहाँ आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दूं। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, समझना है। एक लिख रहे हैं कोई बुक बनाइए सर। कोई एक बुक बनाइए। ये क्या बात हुआ? हमारे यहाँ एक बुक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर दुनिया भर का मैथ का बुक रखा हुआ, आप एक बुक की बात करते हैं। ये सारा का सारा मैथ का ही बुक है। अब यहाँ पर आपको हर तरह का आपको बुक मिलेगा जो टोटल, अब नंबर सिस्टम है तो ये, परसेंटेज है तो ये पूरा किताब ही है, टाइम एंड वर्क तो पूरा किताब ही है, ट्रिगोनोमेट्री तो ये 3-3 गो किताब है। जैसे देखिए अब आप देखेंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट बुक है, कंसेप्ट मास्टर पैकेज। ये टोटल एक एक करके क्लासरूम में टोटल इस किताब को हम बनाते हैं। उसके बाद ये आपका प्रैक्टिस मास्टर पैकेज है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा किताब प्रैक्टिस मास्टर पैकेज है। प्रैक्टिस मास्टर पैकेज, इसमें प्यारे लेटेस्ट टोटल क्वेश्चन एग्जाम का दिया हुआ रहता है, टोटल A to Z एकदम अभी तक का। उसके बाद ये है आपका, देख रहे हैं शतरंज का चाल चल रहा है, तो ये आपका है प्रैक्टिस सेट। इसमें 50-50 का क्वेश्चन बना हुआ रहता है। अब ये होमवर्क के रूप में जाता है। अब इसमें आंसर दिया रहेगा, घर से बना के आएंगे, जो अटकेंगे वो बताया जाता है। उसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्री का कॉपी है।
अब यहाँ प्रैक्टिस मास्टर पैकेज, इसी में आपको होमवर्क बनाना है और नीचे लाइन में लोग लगे रहते हैं, वहीं पर चेक होता है। नए बनाते हैं तो बेचारा वो जख्मी दिल हो जाते हैं, 2-4 हंटर लगता है एकदम कस के, तो फिर लाइन में लगा हुआ और ऊपर से डंटा लगना, उसके बाद इतना इंसल्टी महसूस होता है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो एक एक करके होमवर्क बनाते हैं। गलती से अगर घुस जाएंगे तो अगर नीचे बच गए तो फिर सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते हंटर से 2-4 हंटर लग जाता है। तो लोग इसके वजह से बनाते हैं, और बनाते क्या है कि इतना बनाते हैं कि नौकरी के लिए छोड़िए लोग मास्टरे बन जाते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में जितना भी संस्थान चल रहा है XYZ तक पहुंच जाइए, उसमें चक्रवर्ती मैथमेटिक्स एक ऐसा संस्थान है जो गली चौराहे आप कहीं भी चले जाए, क्षेत्रीय मार्केट, डिस्ट्रिक्ट मार्केट, हर जगह हमारे यहाँ का स्टूडेंट वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो खाटी मेथड हर जगह आपको उपलब्ध होगा। तो ये बिहार में पटना है। पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट टाउन में पढ़ाते थे, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हम हैं, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट टाउन जो हुआ वहाँ पढ़ाते थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि 2-4-5 को डिस्ट्रिक्ट वाले लोग उस टाउन में आते थे, तो अगल बगल वाला डिस्ट्रिक्ट टाउन वाला केवल जानते थे। फिर वहाँ से पटना में आए, यानी बिहार की राजधानी में पहुँचे, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के भी कुछ अगल बगल वाले स्टेट वाले लोग पहुँचते हैं। 5-7 गो स्टेट से यहाँ भी लोग पहुँचते हैं। 5-7 गो नहीं मानिए, 3-4 गो स्टेट जो सटे हुए हैं उससे, और कुछ एक्सेप्शन के रूप में दूर दूर से आते हैं, वो तो बात अलग हो गया। तो यहाँ कुछ लोग जाने, लेकिन दिल्ली में रहने पे क्या फ़ायदा है कि वो सेंटर है, पूरे इंडिया का राजधानी है, तो दिल्ली में सारे लोग आते रहते हैं। तो इस लॉकडाउन में हमको ये समझ में आया कि काश अब दिल्ली में भी जाना हो। हालांकि पिछले बार ही लॉकडाउन में हमारा मिशन था, और ऐप में आप देख ही रहे होंगे ब्रांच वहाँ पर दिया हुआ था। इन सारे जगह पर सेंटर खुल रहा था, बहुत सारे जगह स्टार्ट भी हो गया था, 18-20 को चालू हो गया था। अब कुछ बचा हुआ था, वो भी चालू ही होने वाला था बहुत जल्दी में ही, 1 महीना के बाद तुरंत चालू हो जाता सारा। तो टोटल जगह पे सेंटर उतना जो आपका दिया हुआ था वो स्टार्ट होता, उसके बाद धीरे धीरे और अलग स्टेट में भी फैलाना था। तो ये लॉकडाउन में तो ये बात समझ में आया कि खाटी मेथड के बारे में लोग अलग अलग स्टेट में विस्तार से नहीं जान रहे थे, इसलिए दिक्कत था। अब दिल्ली जाने के बाद तो इस बार लॉकडाउन के बाद हर हाल में वहाँ मुखर्जी नगर में एकदम ही अटैक कर देना, ना कि तो खैर कोई बात ही नहीं आएगा, एकदम इस बार चढ़ाई कर ही देना है। तो वहाँ पर जाने के बाद है कि अलग अलग स्टेट में लोग आते हैं, सभी स्टेट के लोग आते हैं, तो धीरे धीरे स्टूडेंट से स्टूडेंट में बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। तो ये उससे फ़ायदा हमें नज़र आया। जैसे अब दिल्ली वाले लोग कुछ भी पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे टीचर हम देखते हैं जो लगता है कि ऐसे गधे लोग हैं कि ऐसा टीचर भी होते हैं। हमको यही नहीं समझ में आता है कि लोग क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी देखते हैं तो यूट्यूब पर व्यू तो एकदम पूरा हाई जाता है। उसका कारण है कि अब राजधानी में रहने के बाद लोगों का अलग, जो भी लोग रहते हैं उनका माइंड अलग रहता है, मतलब जितने भी दर्शक लोग हैं वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ये चीज़ हो जाता है। तो अब इस बार लॉकडाउन के बाद हमारा हमला तो सबसे पहले दिल्ली पर ही रहेगा। तो अभी पटना में चल रहा था, लेकिन इस बार तो खैर हर हाल में मुखर्जी नगर में हमला बोलना ही है। और दिल्ली में 3 जगह सबसे फर्स्ट में सेंटर डालना, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, एक नोएडा तरफ है वहाँ। तो इस बार ऐसे गाजियाबाद तक तो पहुँच ही गए हैं। अभी जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा तो शुरू दिन से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब गाजियाबाद वहाँ से 50-60 किलोमीटर का फासला पे है, तो वो सब जगह अब सेंटर हर हाल में डालेंगे ही डालेंगे, ना कि तो खैर कोई बात ही नहीं है। और वो जो सेंटर से सेंटर पर चलता है वो डायरेक्ट क्लासरूम से लाइव होगा। ये भी क्लासरूम से लाइव हो रहा है, लेकिन ऐप पर का कटौती करके पढ़ाया जाता है। लेकिन ये तो हम बोलते ही हैं, शुरू से बोलते हैं, यूट्यूब पर भी बोलते हैं कि ऑफलाइन वाला चीज़ कभी ऐप पर नहीं चल सकता है, क्योंकि ढेर सारे लोग जब बैठे रहते हैं तो सबका माइंड चेंज हो जाता है। जब लंबा पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे तो लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऐप पर है कि बीच में 1-2 गो वहाँ पर कमेंट में लिख देंगे कि जल्दी से ख़त्म करिए, या फ़ोन करके बोल देंगे, तो मन करता है ऐसा झापड़ मारे ना कि मुंह सीधे पीछे घूम जाए। तो इस तरह से गुस्सा आता है, लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि हमको पता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं और उसको खुल के नहीं पढ़ाएंगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं वो एकदम परफेक्ट होता, उसके बिना रिजल्ट ही नहीं होगा। होगा तो 2-4-5 साल तक ऐसे ही गिनते मरते रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करते करते उस कगार तक आप पहुँचेंगे, तभी रिजल्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ से चलना शुरू किए, आपका मंजिल यहाँ है,
तो यहां तक चल के जाना है तो आप 1 साल में यहां तक पहुंचिए या 5 साल में यहां तक पहुंचिए, जिस दिन आप यहां पहुंच जाएंगे तभी सक्सेस होंगे। तो एग्जाम का रूल होता है कि सारा सिलेबस खत्म हो जाए। कुछ लोग हैं कि आए एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दी से खत्म कर लिए, एकदम यहां पर निगाह रहता है। कुछ लोग पढ़ना शुरू किए, यहां तक पढ़े, बीच में वैकेंसी आ गया तो दूसरा रूट पकड़ लिए, ये रास्ता छोड़ दिए। उसके बाद फिर यहां रिजल्ट नहीं हुआ तो मुंह फाड़ दिए कौवा की तरह। उसके बाद फिर वापस लौट के आएंगे तो शून्य बटा सन्नाटा, फिर जीरो से शुरू होंगे। फिर यहां तक जाएंगे, फिर कोई वैकेंसी आया, फिर अलग रूट पकड़ लिए। फिर थोड़ा दिन के बाद रिजल्ट नहीं हुआ, फिर मुंह फाड़ दिए, फिर पीछे से आए। अब फिर धीरे, अब ना होगा, ला अब तो तू बुढ़ा गया यार, अब क्या होगा, तुम्हारा में प्राण है? बिल्कुल नहीं है। अब तो सीधे इधर से उधर भटकते रहो। हमारा किस्मत है खाई तोरी के का, तो किस्मत खराब रहता है चोट्टा कहीं का। जो पढ़ने का समय है उस समय को तो आप गुजार दिए, उसके बाद कहेंगे कि आप पढ़ाइए नहीं हो पाता, क्या होगा खाक। तो सोच को बदलना है। लाख बदल लो आईने, चेहरा नहीं बदलता। लाख बदल लो आईने, चेहरा नहीं बदलता। हथेलियों पर खींचने से लकीरें मुकद्दर नहीं बदलता। और सोच से है सब कुछ, बिन सोचे कुछ नहीं बदलता। तो इसके लिए आपको सोचना ही पड़ेगा। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक बदलाव आएगा ही नहीं। तो जो भी स्टूडेंट होते हैं, इंटर पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, कंपटीशन के क्षेत्र में आए, तो सीधा आंख मुंह सब बंद करिए, यहां से शुरू होइए और कुछ नहीं देखना, कहीं नहीं देखना, सीधे मंजिल यहां दिखाई देना चाहिए। जैसे ही यहां पर फिनिश किए उसके बाद आपको कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया एग्जाम का क्वेश्चन सेट करने वाला जो आपका उंगली रोक दे, सवाल ही नहीं पैदा लेता है। एक बार में रिजल्ट होगा, एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में होगा, लेकिन हर हाल में होगा, ना कि तो कोई बात ही नहीं होता है। लेकिन दिल लगा के जो पढ़ने का तरीका है उसको करेंगे। और सक्सेस होने के लिए 3 स्टेप होता है। पहले नॉलेज हासिल करें, क्यों? ट्रेन योर ब्रेन। फिर प्रैक्टिस करें, क्यों? लर्न फास्ट, स्पीड करने के लिए। तब स्ट्रेटजी टेस्ट अपनाएं, क्यों? टाइम मैनेजमेंट के लिए। जैसे आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो एग्जाम देने के लिए जाना है तो जब जाना उससे 15 दिन पहले से हर दिन एक सेट बनाना शुरू करिए। हर दिन क्या, दिन भर में 3 गो सेट बनाइए, कुछ भी नहीं पढ़िए, क्योंकि कोर्स तो पूरा हो ही गया है। अब आप दिन भर में 3 बार सेट बनाइए, सुबह दोपहर शाम, बस और कोई काम नहीं करना है। सुबह में आप सेट बना रहे हैं, घड़ी का टाइम देखकर बना रहे हैं। जो एग्जाम का पैटर्न है उसका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन उठाकर हम बना रहे हैं। तो जैसा पैटर्न एग्जाम का वैसा आप बना रहे हैं। जितना समय एग्जाम में टाइम मिलता उतना ही आप भी टाइम देकर आप घड़ी लेकर बैठ गए, आप स्पीड में बनाना शुरू कर दिए। पता चला कि अब 20 नंबर क्वेश्चन पहुंचे, वहां पर हम समय ज्यादा बर्बाद कर दिए और नतीजा यह हुआ कि अंतिम में पता चला कि वहां पर क्वेश्चन पे हम ज्यादा समय दे दिए थे, यहां पर ये स्टेप हमसे मिस हो गया। अगर ऐसा नहीं करते तो लास्ट तक हम 2 क्वेश्चन और बनाए होते। तो अब तुरंत माइंड में आपका आया कि अच्छा ऐसा करने से ये गड़बड़ी होता है, तो फिर दोपहर में जब टेस्ट दे रहे हैं तो आप वो गलती ना करेंगे, फिर शाम में टेस्ट देंगे तो वहां पर ये गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे करते करते वो 15 दिन जो आप सेट मारते हैं दिन भर में 3 बार, तो आपका दिल दिमाग में केवल एक ही बात बैठा रहना चाहिए, वहां सीखना उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जैसे ही माइंड में सीखना उद्देश्य है तो आप फेल ही फेल होंगे, पास की तो कोई बात ही नहीं होगा। क्योंकि वहां पर स्ट्रेटजी टेस्ट आप दे रहे हैं, वहां पर ये आपको देखना है कि हम टाइम को कैसे एग्जाम के लिए मैनेज कर सकेंगे। तो मैनेज कर लिए तो अब 15 दिन अगर इस तरह से 3 गो टेस्ट देते हैं तो समय इतने अच्छे से मैनेज हो जाएगा कि समय से पहले आप सारा क्वेश्चन बना देंगे। कुछ गधे लोग कहेगा कि हम एग्जाम में तो गए लेकिन एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, उसके बाद दोस्तों से बताएगा, गार्जियन से बताएगा कि हम तो क्वेश्चन बनाने के लिए जान ही रहे थे लेकिन समय भी नहीं बचा। आए गधे, बाकी सब लोगों के लिए समय अलग था, तुम्हारा लिए अलग था, सबके लिए तो समय एक ही है, लेकिन कुछ लोग बनाते हैं कुछ लोग नहीं बनाते हैं। तो ऐसे सोच वाले ही नहीं बनाते हैं। तो पढ़ने का तौर तरीका होता है, कोई भी चीज सक्सेस होने के लिए उसका तरीका होता है, उस तरीका को आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस होंगे। आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, लेकिन वो सही रास्ता पे आपको चलना पड़ेगा, तभी सक्सेस हो सकेंगे। लेकिन यहां तो होता क्या है कि पढ़ाई एक ऐसा चीज है और जॉब एक ऐसा चीज है कि जैसे ही कोई वैकेंसी आया तो सरक लिए इधर। चाहत एक ऐसा लहर है जिसे मोड़ा नहीं जाता और नौकरी ऐसी चीज है जिसे छोड़ा नहीं जाता, ये सोचकर सीधे लुढ़क लेते हैं। लो तो जिंदगी भर ऐसा तो वैकेंसी बीच बीच में आते रहेगा और जिंदगी भर ऐसे ही भटकते भटकते जिंदगी खत्म हो जाएगा। जब गार्जियन पैसा देना बंद करेंगे, कहेंगे बेटा अब घरे लौट कर आ जा,
तब वहां पर कहेंगे पापा थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा से का होगा रे छोटा, इतना दिन से बुढ़ा गया पढ़ते पढ़ते अभी तक नहीं हुआ, तो थोड़ा सा से का होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो पढ़ने का तौर तरीका होता है। हम लोग पढ़ाते हैं, सिलेबस लंबा जाता है, जो समझदार स्टूडेंट हैं वो तो एकदम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन एक आध दो बैचवों में चंडाल टाइप के लोग आते हैं तो दो चार हंटर लगता है तो सीधा सड़क लेते हैं। तब समझ में आता है जो अंतिम तक टिक गए उसको कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता है। तो वही चीज होता है, पढ़ने का तौर तरीका होता है। आप हमारा एक चैप्टर को खत्म करिए ना, उसके बाद समझ में आएगा कि लोग क्या पढ़ाता है और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है और क्या पढ़ना है रियल में। हमारा कोई भी किताब उठा के यहां से ऑफलाइन वाला ले जाइए, कोई भी किताब ले जाइए, उसके बाद आप कंपेयर करिए कि रियल में पढ़ना क्या है, लोग पढ़ाता क्या है, तो उसके बाद ही समझ में आएगा कि लोग सक्सेस क्यों नहीं होते, और होते हैं तो इतना ज्यादा समय क्यों लग जाता है। उसका यही सब रीजन होता है। तो शुरू में आए, आराम से पढ़े, साल डेढ़ साल तक पढ़े, उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए गए। वो भी करना क्या है, अब साल डेढ़ साल जो भी समय लगता है, कोर्स खत्म हुआ तो यहाँ प्रैक्टिस भी तो चलता ही है, साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस है। अब जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ तो अब करना क्या, सीधे घर पर स्ट्रेटजी टेस्ट देना, क्योंकि दो चीज तो एक ही साथ हो गया, नॉलेज भी हासिल हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया, अब केवल स्ट्रेटजी टेस्ट देना है। उसके लिए मात्र 15 दिन की जरूरत है। कोई टेस्ट सीरीज जाके कहीं पर जाके साल भर करने की जरूरत नहीं होता है। तो बस किए और तुरंत रिजल्ट हुआ, रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो पढ़ने का ये तरीका होता है। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे कुछ और तरीका से तो जिंदगी भर भटकते रहिए, कुछ नहीं होगा। बस चलिए, तो आपका टाइमो बर्बाद हो गया। अच्छा, इसको बना देते हैं, कोई बात नहीं। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में 40% हॉस्टल, 20% किताब पर। यहां शेष नहीं लिखा हुआ है, यहां पर देखिए शेष शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, अब 20% किताब पर। तब बोलिए हॉस्टल और किताब मिलकर हो गया 40 और 20 60, और स्टेशनरी पर शेष का 50%। करा ना, करा 20% किताब और स्टेशनरी पर, और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। अब जरा रुक जाइए, तो अब ये दोनों ना शेष का नहीं लिखा हुआ है, टोटल का, इसलिए दोनों को एक साथ कर लीजिएगा। तो 40% और 20%, तो ये टोटल कितना मालूम नहीं है, लेकिन बोलिएगा हॉस्टल पर 40%, किताब स्टेशनरी पर 20%, तो अभी तक टोटल खर्च हो गया 60%। 60% का मतलब 3/5, तो बचा कितना, 2/5। अब ये जो शेष 2/5 बचा, उसमें से करा, और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। तो 50% मतलब 1/2 खर्च किया, तो 1/2 बचा। अब आगे कह रहा है कि हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपया, 450 रुपया जो शेष का आधा है, ये जो आपका है ना टोटल 450 रुपया, ये इसके बराबर नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपया, जो 50 रुपया जो शेष का आधा है, तो ये जो आपका शेष बचा है ना, इसका ये आधा है, इसलिए जो शेष बचा है उसका आधा करिए। अब ये वाला दोनों आपस में बराबर होगा, और नहीं तो इसको आधा नहीं करिएगा तो इसका ये आधा के बराबर है, तो इसको दोगुना कर देंगे तब बराबर हो जाएगा। जो आपकी मर्जी। बोलिए 2 से 2, 5 दूनी 10, इधर जाके गुना हो जाएगा, तो वाट बराबर सीधा आपका हो जाएगा 4500। तो सीधा आंसर। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा और आप इसको बना लीजिएगा। चलिए, लास्ट में आपका टाइम बर्बाद हो गया, तो ये सब क्वेश्चन को आप बनाइएगा। अभी तो ये सब पार ही हो जाता, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अगला क्लास में हो जाएगा। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ही नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इधर आ गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, बहुत अच्छा। चलिए आज भर इतना ही छोड़ देते हैं।